हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम बुद्धि के एक और नए सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इससे पहले हमने बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत को देखा है। अगर आप वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ये आपका बुद्धि का लास्ट तो नहीं कर सकते हैं, सेकेंड लास्ट आपका टॉपिक है। इसके बाद एक जो है आपका और वीडियो बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जैसा कि ये सिद्धांत है ना, इस थ्योरी को किसने दिया है? तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, आपको वैसे ही करके आपको भी लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिपादक है ना, इस थ्योरी के है ना, जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो प्रतिपादक दे करके डैश देके आपको क्या लिखना है? रेमंड कैटल एवं जॉन हॉर्न, है ना। कैटल एवं हॉर्न का सिद्धांत भी कभी कभी इसको कहा जाता है, और तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो रेमंड कैटल, इसके अलावा जॉन हॉर्न ने इस थ्योरी को दिया था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इस थ्योरी में जो है कैटल एवं हॉर्न ने क्या बात की है, ये हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्पीयरमैन के बारे में आपको पता है ना, स्पीयरमैन ने किस प्रकार के एक सामान्य बुद्धि का कारक बताया था, जिसको हम लोग जनरल फैक्टर बोलते हैं ना, जी फैक्टर बोलते हैं, है ना, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, जो कि सभी बौद्धिक कार्यों में एक आधार के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी जी फैक्टर को कैटल एवं हॉर्न ने, है ना, रेमंड कैटल एवं जॉन हॉर्न ने दो उप प्रकार में डिवाइड कर दिया, है ना। वो कौन कौन से दो उप प्रकार है? वो है आपका तरल बुद्धि, जिसको बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। दूसरा है आपका ठोस बुद्धि, जिसको बोला जाता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, शॉर्ट में फ्रेंड्स इसको यहाँ पे एफ मतलब फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, और सी मतलब क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। तो इसको जीएफ बोला जाता है, इसको जीसी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे रेमंड कैटल ने इसका नाम, है ना, जीसीजीएफ मॉडल भी बताया है। जीसीजीएफ मॉडल इस थ्योरी को कहा जाता है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि जीसीजीएफ मॉडल क्या होता है ना, इसमें कौन कौन से दो प्रकार के बुद्धि के बारे में वर्णन किया गया है, तो आप समझ जाएंगे कि किस थ्योरी के ऊपर बात कर रहा है, तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर, है ना। और दो प्रकार के बुद्धि कौन कौन है? तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। अब हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स कि तरल बुद्धि क्या होता है और ठोस बुद्धि क्या होता है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, तरल बुद्धि का जो संबंध है ना, वो सोचने एवं समझने की जन्मजात क्षमता से संबंधित होता है ना। व्यक्ति में सोचने एवं समझने की जन्मजात क्षमता, है ना, या फिर वंशानुगत क्षमता, है ना, आनुवांशिक क्षमता से संबंधित होता है। कौन? आपका तरल बुद्धि। ठीक है, मतलब तरल बुद्धि का संबंध किससे है? सोचने एवं समझने के जन्मजात एवं वंशानुगत क्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, ये वो बुद्धि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नए समस्या का समाधान करता है। ठीक है, नए समस्या वाले परिस्थिति से निपटता है, या कह सकते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति रहता है जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जानता है, जिसका उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है ना। तो नई परिस्थितियों से या नई समस्याओं से, ठीक है, निपटता है व्यक्ति, किसमें? तरल बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसे जैसे एज आपका बढ़ते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से जो तरल बुद्धि है ना, तरल बुद्धि है वो भी क्या होता जाता है? आपका घटते जाता है। ठीक है, उसमें घटते जाता है। तो ये पिक कब करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 ईयर्स, है ना, 20 वर्ष के आसपास तक ये जो है अपने पिक पे पहुंच जाता है। सबसे हाईएस्ट आपके अंदर तरल बुद्धि कब आ जाता है? जब आपकी उम्र 20 वर्ष की होती है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपकी आयु धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, 21-22, है ना, 30-40 ईयर्स, तब आपकी तरल बुद्धि क्या हो जाता है?
धीरे धीरे है ना इसकी क्षमता जो है वो घटती चली जाती है। ये हो गया आपका तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट है आपका ठोस इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? इसका संबंध व्यक्ति के अंदर जो अर्जित ज्ञान है ना, व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान या फिर जो अनुभव से अर्जित ज्ञान है ना, अनुभव से प्राप्त ज्ञान, अनुभव से प्राप्त ज्ञान, ठीक है, या फिर समस्या समाधान बहुत सारा करने के बाद जो प्राप्त हुआ है उसको ज्ञान, वो ठीक है, ये सभी जो है इसमें शामिल होता है। तो व्यक्ति एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि 10 साल में, 20 साल में, है ना, कितना ज्ञान अर्जित किया है, अपने अनुभवों से कितना ज्ञान प्राप्त किया है, ये सभी जो है वो आता है आपका ठोस बुद्धि के अंतर्गत। अब फ्रेंड्स, इसमें जो है व्यक्ति वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए पहले से अर्जित ज्ञान का क्या करता है, उसकी सहायता लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति के पास नया समस्या आता है, ठीक है, तो जब भी व्यक्ति के पास समस्या आती है ना, तो यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, उस समस्या का समाधान के लिए, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे नया नहीं लिखना चाहिए, चूँकि ये नया बिल्कुल भी नहीं होता है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी वर्तमान समस्या होता है ना, तो वर्तमान समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपने पूर्व जो उसके पास अनुभव होता है ना, पूर्व अनुभव या फिर जो पूर्व ज्ञान होता है ना, व्यक्ति अपने अर्जित जो भी ज्ञान होता है उसका क्या करता है, उपयोग कर करके उस वर्तमान समस्या का समाधान निकाल लेता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, उम्र बीतने के साथ ठोस बुद्धि का क्या होता है ना, यहाँ पे तो हमने देखा कि उम्र बढ़ते के साथ साथ तरल बुद्धि जो है उसकी क्षमता घटती चली जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स घटता नहीं है, या तो स्थिर रहता है या फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि उम्र, जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ता है, ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आपका ये जो ठोस बुद्धि है, ठीक है, ठोस बुद्धि है, इसमें क्या होता है, या तो ये इसमें स्थिरता आ जाती है ना, या फिर ये बढ़ता है, ठीक है, या तो इसमें स्थिरता आ जाती है या फिर इसमें है ना बढ़ती रहती है। ये कब तक बढ़ती रहती है, जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो ये है आपका एक जनरल मतलब समझ है ना, एक सामान्य समझ आपके हो चुका होगा कि तरल बुद्धि क्या होता है और ठोस बुद्धि क्या होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स, जैसे दो बालक है, ठीक है, एक बालक का नाम है सौरभ और दूसरा जो नाम है वो है रमेश, ठीक है। सौरभ और रमेश दो लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को देखा गया कि 1 आवर के अंदर है ना, 1 घंटे में सौरभ जो है लगभग 25 वर्ड्स को याद कर लेता है, ठीक है, 1 घंटे में 25 वर्ड्स को याद करता है, और रमेश जो है 1 घंटे में 50 वर्ड्स को याद कर लेता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 घंटे में है ना सौरभ 25 वर्ड्स को याद करता है और रमेश 50 वर्ड को याद करता है। तो दोनों में है ना याद करने का जो दर है ना, किसमें कितना तेज़ है, आप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना तेज़, कौन तेज़ है ना याद करने में, वर्ड मीनिंग को याद करने में, कौन अधिक तीव्र गति से मीनिंग को याद कर पा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि रमेश की तीव्रता जो है वो वर्ड मीनिंग को याद करने में ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि बालक कितनी तेज़ी से किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाता है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचनाओं को विश्लेषित कर पाता है ना। तो जितना तेज़ी से है ना, ये जो तेज़ी है ना, जितनी तीव्रता से कोई बालक किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, विश्लेषित कर लेता है ना, उसको एनालाइज कर सकता है, वो जो है डिपेंड करता है, ये जो तीव्रता है ना, तीव्रता डिपेंड करता है किसके ऊपर, तरल बुद्धि के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद किसी भी इंफॉर्मेशन को है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को कोई व्यक्ति जो है कितने अच्छे से है ना अपने ज्ञान में रख सकता है, या उसको बाद में फिर से यूटिलाइज कर सकता है, या यूँ कहें कि कितने वर्ड को याद कर सकता है, ठीक ना, कितना उसके पास शब्द भंडारण हो सकता है जिसका बाद में वो क्या कर सकता है, ठीक से उपयोग कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ठोस बुद्धि के ऊपर, ठीक है। तो कितनी तेज़ी से कोई भी बालक जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाता है,
ये किसका परिणाम है? तरल बुद्धि का परिणाम है। और कोई बालक कितना करता है, ठीक ना, कितने वर्ड को स्टॉक कर पाता है या फिर कितने इन्फॉर्मेशन को रख पाता है ना अपने बुद्धि के अंदर, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, या वो किसका परिणाम है? ठोस बुद्धि का परिणाम है। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक और चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे आरंभ में क्या होता है, जब बच्चा जो है नर्सरी, LKG, UKG में पढ़ रहा होता है ना, 1 2 3 4 कुछ भी, तो आप ये एनालाइज करते होंगे कि जब बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा होता है तो बिल्कुल नई समस्या से निपटता है, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल नई समस्या उसके सामने आती है। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, फिर से मतलब कुछ नया नया चीज़ को सीखते जाता है। तो एक 10 इयर्स का अगर हम ये निकालें कि 10 वर्ष के अंदर, है ना, 10 वर्ष में बच्चे ने बहुत सारे अनुभव को अर्जित कर चुका रहता है ना, या तो 1th स्टैंडर्ड से लेकर के और 10th स्टैंडर्ड तक, है ना, बहुत सारे चीज़ों को पढ़ रहा होता है, जिससे वो कई सारे मतलब, है ना, हर एक चीज़ का उसके पास अनुभव हो चुका रहता है। अब इसी से प्राप्त अनुभव का, है ना, वो क्या करता है, अपने बाद की जो जीवन है ना, जैसे 11th 12th या जो भी हायर जो भी एजुकेशन होता है, उसमें वो क्या करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है, मतलब बाद की जो समस्या होती है उसको समाधान करता है। किसके बेसिस पर? इस समय जो भी वो एक्सपीरियंसेस अर्जित किया, जो भी ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बालक आरंभ में कुछ नया चीज़ सीख रहा होता है तो उस समय जो है उसका तरल बुद्धि काम आता है। फिर बाद में जब वो ये यहाँ से जो है अर्जित हो गया अनुभव, और बाद में इसी से रिलेटेड जब उसको कोई समस्या, या फिर जो हायर क्लास में हायर एजुकेशन जो बच्चा प्राप्त करता है, तो इसी बेस्ड पर वो क्या करता है, आगे पढ़ता है, या यही अनुभव जो है उसको बाद में काम आता है ना। तो मतलब पुरानी ज्ञान, है ना, या पूर्व ज्ञान का जब बच्चा सहायता लेकर के अपनी कोई समस्या का समाधान करता है, वर्तमान समस्याओं को समझता है ना, तो ये आपका डिपेंड करता है ठोस बुद्धि के ऊपर। ठीक है। तो बिल्कुल आसान है आपका कि जब भी आप कोई नई समस्या आपके पास आती है ना, तो उसमें आपका तरल बुद्धि काम करता है, और जब भी आप उससे रिलेटेड, है ना, या फिर जो भी आपके पूर्व अनुभव है उसके सहायता से आप क्या करते हैं, कोई नई समस्या का समाधान करते हैं, कोई भी वर्तमान समस्या का समाधान करते हैं, तो वो उसमें काम करता है आपका ठोस बुद्धि। अब फ्रेंड्स इसका शैक्षिक अगर एजुकेशनल अगर इम्प्लीकेशन की बात करें, है ना, तो शैक्षिक महत्व की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना, जो भी शिक्षक कैटल एवं हॉर्न के सिद्धांत को मतलब इसके तरफ रहते हैं या फिर इसको जो है फॉलो करते हैं, तो इस तरीके के शिक्षक को कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, ऐसे शिक्षकों को जो है अपने छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि दोनों का क्या हो सके, विकास हो सके ठीक ढंग से, है ना। इसके लिए वो बहुत सारी नई नई उसके लिए परिस्थितियाँ, है ना, नई नई समस्या को रखेंगे, जिससे बच्चा क्या करेगा, है ना, जिससे बच्चे के अंदर तरल बुद्धि मतलब कि डेवलप हो जाएगा, और जैसे जैसे तरल बुद्धि आते जाएगा उसके अंदर ठोस बुद्धि भी आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार से तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि दोनों का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। तो शिक्षक इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से, है ना, बार बार नई नई सिचुएशंस में आप डालें बच्चों को, ताकि बच्चे जो है ना, अपनी नई नई समस्याओं का समाधान करें, और जिससे उनका जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक और चीज़ आपको बता देते हैं यहाँ पे, ये जो आपका तरल बुद्धि है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये जो है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड होता है। मतलब इसके अंदर सूचनाएं आपके अंदर, जैसे आपने 10th तक के पढ़ा, ठीक है, तो आपने 10th तक का मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपका, वो आप संचित कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आप अभी तुरंत आपके पास कोई नई समस्या आई, ठीक है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, धीरे धीरे आपके अंदर रिवीजन करते 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 आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो ये बात क्लियर है आपको, ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड है और ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। तो इतनी बात हमने कर लिया तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तरल बुद्धि क्या होता है, ठोस बुद्धि क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको हम GC-GF मॉडल के नाम से भी जानते हैं इस थ्योरी को, है ना। सोचने एवं समझने की जन्मजात क्षमता से रिलेटेड होता है आपका तरल बुद्धि, है ना। जब भी आप नई परिस्थिति से निपटते रहते हो या फिर नई समस्या का समाधान करते हो, तो उस समय जो है, या कुछ नए चीज़ आप याद कर रहे होते हो, उस समय आपका तरल बुद्धि काम करता है। उम्र बढ़ते के साथ साथ तरल बुद्धि जो है घटती चली जाती है ना, धीरे धीरे घटती है, ऐसा नहीं कि इकाई घट जाता है आपके अंदर, ठीक है। और 20 वर्ष के आसपास तक ये अपना हाईएस्ट
मतलब पिक पे पहुंचा रहता है, मतलब हाईएस्ट जो है तरल बुद्धि का जो क्षमता है वो बढ़ता है आपका 20-20 ईयर्स के आसपास। नेक्स्ट है आपका ठोस बुद्धि, जिसमें अर्जित ज्ञान है ना, जो भी आप अर्जित ज्ञान करते हो, किसी भी एक व्यक्ति के अंदर जितना भी अर्जित ज्ञान होता है ना, जो भी वो अर्जन करता है, इसके अलावा जो भी अनुभवों से प्राप्त ज्ञान है या समस्या समाधान करते समय बहुत सारे वो ज्ञान की प्राप्ति किया, तो वो आपका है ना, इसमें क्या होता है, वर्तमान समस्या का समाधान पूर्व अनुभव के आधार पर बच्चा करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ठोस बुद्धि जो है क्या होता जाता है, स्थिरता इसमें आती जाती है ना, या फिर बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं था, है ना, तो ध्यान रहेगा, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, रेमंड कैटल एवं जॉन हॉर्न ने। तो कैटल एवं हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत ऐसे भी आता है आपको एग्जाम में, और कभी कभी तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी आता है। एक और नाम आपका है GCGF मॉडल। तो सारे नाम आपको याद रखना है। तो ये था आपका आज का वीडियो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, और जो भी होगा, है ना, बुद्धि में वो आपका एक और वीडियो बनेगा, है ना, जिसमें हम बुद्धि को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और बाकी जो अगला जो चैप्टर है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर, है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बहुत ये घबराहट हो रहा होगा कि हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हम आपको बिल्कुल टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, है ना। टाइम पे क्या, मतलब मुश्किल से 10-12 क्लास हमें चाहिए CDP का, उसके बाद ये पूरा CDP खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने देख रहा होगा सबसे लंबा जो है वीडियो गया वो आपका इंटेलिजेंस के ऊपर गया है। इसके बाद जितने वीडियो है आपका छोटा ही वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। जो भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।